गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रोसीना शेख आज आप लोग को अगला चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, अध्याय 2, जिसमें हमको क्या पढ़ना है, मानसिक मंद बालक का परिचय और परिभाषा। यानी कि अभी तक हमने मानसिक विकास पढ़ा है, आज हम पढ़ेंगे मानसिक मंद बालक का परिचय पढ़ेंगे और उनके परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी हम भूमिका देखते हैं, यानी कि मानसिक मंद बालक हम किसे कहेंगे, मानसिक मंद बालक होते कौन है। तो ऐसे बालक जो सामान्य बालकों की औसत बुद्धि लब्धि से कम हो, उन्हें क्या हम बोलेंगे, मानसिक मंद बालक। यानी कि जिनकी बुद्धि लब्धि जो है वो सामान्य बालकों से कम होगी, वो मानसिक मंद बालक कहे जाते हैं। जैसे कि भारत में विकलांगता के मुद्दे पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में सभी बच्चों के समग्र विकास पर जोर दिया गया है। मानसिक मंदता या मानसिक विकास की कमी से ग्रसित बालकों को भी शिक्षा का अधिकार है और उन्हें उनके समुचित विकास के लिए विशेष शिक्षा एवं संसाधनों की आवश्यकता होती है। इस अध्ययन में हम मानसिक मंद बालकों की परिभाषा, उनकी विशेषता, वर्गीकरण और उनके विकास के लिए उपयुक्त शिक्षा प्रणाली पर चर्चा करेंगे। यानी कि इस पूरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, तो मानसिक मंद बालक है क्या, मतलब कैसे होते हैं, उनका वर्गीकरण यानी कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने प्रकार के मानसिक मंद बालक होते हैं, उनका वर्गीकरण पढ़ना है और उनको किस विधि के द्वारा पढ़ाया जा सकता है, कौन सी विधि के द्वारा हम उनको मतलब पढ़ा सकते हैं, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो मानसिक मंदता का सबसे पहले हम परिचय देखेंगे। सबसे पहले देखिए, ये है मानसिक मंद बालकों का कुछ इमेज दिया गया है, जिसको देख करके ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये नॉर्मल बच्चों से क्या है, भिन्न है, नॉर्मल बच्चों से डिफरेंट है ना। तो ऐसे ही होते हैं मानसिक मंद बालक, क्योंकि अभी हमने जैसा कि पढ़ा कि हाँ, जो सामान्य बच्चे की IQ है, यानी कि जो सामान्य बच्चे की बुद्धि लब्धि है, उनसे इनकी बुद्धि लब्धि कम है। कुछ मंद बुद्धि होंगे, कुछ जड़ बुद्धि होंगे, ये सब बच्चे हैं। तो इनको देख करके ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैसे बच्चे हैं, सामान्य बच्चे हैं या फिर जीनियस बच्चे हैं या फिर मंद बुद्धि। तो देखिए मानसिक मंदता का परिचय सबसे पहले देखते हैं हम। देखिए, मानसिक मंदता या फिर एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चे क्या होते हैं, सामान्य स्तर के बच्चे से पीछे होते हैं। उनमें सामान्य स्तर के बच्चों की भांति उनकी बुद्धि लब्धि नहीं होती है, वो मंद गति से सीखते हैं किसी भी चीज को। जैसे सामान्य बच्चे जल्दी से सीख लेंगे और कुशाग्र बुद्धि के बच्चे उसको और भी तेजी से सीखेंगे, लेकिन अगर मंद बुद्धि बच्चा होगा तो उसे क्या करेगा, सीखने में समय लगेगा, और जब जड़ बुद्धि बच्चा होगा तो वो सीख ही नहीं पाएगा। ऐसे बच्चों में ज्यादा हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मुश्किल से इन्हें मतलब पढ़ाना, शिक्षा देना इन्हें बहुत कठिन होता है। अब हम देखते हैं मानसिक मंदता का परिभाषा, यानी कि अलग अलग वैज्ञानिक या फिर WHO के अनुसार इनको किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं, तो उसको देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार मानसिक मंदता एक मानसिक विकास संबंधी विकार है जिसमें मानसिक क्षमताएं सामान्य स्तर से कम होती है और यह विकास की प्रारंभिक अवस्था से ही देखने को मिलता है। इसमें बच्चे के मानसिक और सामाजिक कार्यों में विकासात्मक कमी होती है। यह कमी सोचने, सीखने, सामाजिक कौशलों में संलग्न होने और अन्य सामान्य दैनिक कार्यों में आती है। यानी कि मानसिक मंद बालकों की परिभाषा WHO ने क्या किया है, WHO ने बताया है कि मानसिक मंद बालक ऐसे बालक होते हैं जिनमें सोचने, समझने, कार्य करने यानी अन्य कौशलों को सीखने की क्षमता क्या हो, कम हो, उसे हम मानसिक मंद बालक बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि WHO के अनुसार जो बच्चा ठीक से सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता, तर्क नहीं कर पाता, सामान्य कौशल नहीं कर पाता, अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकता, उसे हम मानसिक मंद बुद्धि बालक कह सकते हैं। अब देखिए, इनकी 4 श्रेणियां हैं, इनको 4 श्रेणी में बांटा गया है। सबसे पहला है माइल्ड यानी कि हल्की मानसिक मंदता। माइल्ड बच्चे होते हैं जो यानी कि मंद बालक तो है, सामान्य बच्चों से कम तो सीखते हैं लेकिन एकदम जड़ बुद्धि नहीं है, यानी कि इनको बोलते हैं माइल्ड, हल्की मानसिक मंदता। दूसरा है
मॉडरेट यानी कि मध्य मानसिक मंदता। मॉडरेट बच्चे कैसे होते हैं? जो मध्य, जैसे कि एकदम जड़ बुद्धि भी नहीं है, जड़ बुद्धि से थोड़े अच्छे हैं, मॉडरेट। अगला है सीवियर यानी कि गंभीर मानसिक मंदता। ऐसे बालकों को पढ़ाना बहुत ज्यादा कठिन होता है क्योंकि ये बिल्कुल सीवियर है, यानी कि ये गंभीर रूप से मंद बालक है, इन्हें सिखाना बहुत ज्यादा कठिन है। अगला है प्रोफाउंड यानी कि अत्यधिक मानसिक मंदता, यानी कि जड़ बुद्धि बालक। जड़ बुद्धि बालक को शिक्षा नहीं दिया जा सकता, ये लोग नहीं सीख पाते हैं। अब देखिए मानसिक मंद बालकों की कुछ विशेषताएं दी गई हैं, यानी कि किस प्रकार से उन्हें पहचानेंगे कि हाँ ये मानसिक मंद बालक है। किसी भी बालक को देख करके हम कैसे बता सकते हैं कि हाँ ये कैसा बालक है? तो सबसे पहले सीखने की धीमी गति को देख करके, यानी कि जब हम देखेंगे कुछ सिखाएंगे, अगर वो बच्चा धीमी गति से सीख रहा है, ठीक ढंग से सीख नहीं पा रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये मानसिक मंद बालक है। तो उसके सीखने की गति से हम बता सकते हैं। अगला है सामाजिक कौशल में कमी, यानी कि समाज में जो भी कार्य हो रहे हैं, सामाजिक कौशलों को करने में उसके अंदर क्या होगी? कमी होगी, वो ठीक ढंग से सीख नहीं पाएगा। तो ये भी क्या है? इनकी विशेषता है। अगला है बोलने और भाषा विकास में कठिनाई, यानी कि वो ठीक ढंग से किसी भी भाषा को बोल नहीं पाएगा, अगर बोलेगा भी तो उसे बहुत ज्यादा कठिनाई का अनुभव होगा। तो इसको भी देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मानसिक मंद बालक है। अगला है स्वतंत्रता की कमी, यानी कि ये बच्चे अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, यानी कि ठीक ढंग से वो कर नहीं पाएंगे, इसलिए इन्हें स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। वो किसी भी कार्य को करने में बहुत ज्यादा कठिनाई का अनुभव करते हैं। अगला है निर्णय लेने में असमर्थता। ऐसे बालक किसी भी कार्य को करने के लिए उसका निर्णय लेने में क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं। ये लोग किसी भी कार्य को करने का निर्णय नहीं ले सकते। अब देखिए हम इनका कारण पढ़ते हैं। अभी तो हमने पढ़ लिया कि हाँ मानसिक मंद बालकों की क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी कि किस किस विशेषताओं के कारण हम ये जान सकते हैं कि ये मानसिक मंद बालक है। अब हम पढ़ेंगे कि मानसिक मंदता के कारण, यानी कि किस कारण से बालक मानसिक मंद हो सकता है, क्योंकि इसके भी कई सारे कारण हो सकते हैं। कोई एक कारण तो है नहीं कि हाँ इसके कारण मानसिक मंद बालक हो गया, इसके भी कई सारे कारण होते हैं। तो हम देखते हैं एक एक करके इनके कारणों को, यानी कि मानसिक मंदता का क्या कारण है। तो देखिए सबसे पहला कारण है आनुवंशिक कारक, यानी कि जो हमारे माता पिता हैं, यानी कि माता पिता के जीन में कोई ऐसा दोष हो, यानी कि हमारे माता पिता अगर मंद बुद्धि है तो हो सकता है कि बच्चे में भी वो मंद बुद्धिता दिखाई दे। इसलिए सबसे पहला कारण है आनुवंशिक कारक, है ना, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सब कुछ सिंड्रोम की वजह से भी बालक मंद बुद्धि हो सकता है, इसलिए आनुवंशिक कारण सबसे प्रमुख है। उसके बाद है गर्भावस्था के दौरान समस्या, यानी कि जब शिशु गर्भावस्था में होता है तो उस समय भी यदि माता किसी बीमारी से संक्रमित हो जाए, ठीक है, क्योंकि गर्भावस्था में बालक का विकास तेजी से होता है, अगर उसी स्थिति में माँ किसी रोग से संक्रमित हो जाए तो उसका असर बालक के विकास पे पड़ेगा ना, तो वो शारीरिक विकास पे भी पड़ सकता है, मानसिक विकास पे भी। तो अगर मानसिक विकास पे पड़ जाए तो मानसिक मंदता का ये क्या है? कारण है, यानी कि गर्भावस्था में यदि माता किसी चीज से संक्रमित हो जाए या फिर उसे पोषण की कमी हो जाए, यानी कि गर्भावस्था में माँ के साथ साथ बालक का भी तो विकास हो रहा है ना, माँ जो भी खा रही है उससे बालक का विकास हो रहा है, तो अगर पोषण की कमी होगी तो भी बालक मंद बुद्धि हो सकता है। अगला है मस्तिष्क की चोट, यानी कि जन्म लेने के समय या जन्म लेने के पश्चात खेलने में या फिर किसी भी तरह से बच्चा गिर जाए, उसके मस्तिष्क में चोट वगैरह लग जाए, तो इस स्थिति में भी बालक मंद बुद्धि हो सकता है, उसमें मानसिक मंदता हो सकती है। अगला है पर्यावरणीय कारक, यानी कि पर्यावरण, हमारे आसपास हमारे वातावरण के कारण भी बालक के मस्तिष्क पर पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बालक जब से जन्म लिया है वो अपने माता पिता और अपने आसपास के लोग मित्रों के साथ रहना प्रारंभ करता है, और उसे जैसा पर्यावरण दिया जाएगा, जैसा वातावरण दिया जाएगा, जिस वातावरण में वो रहेगा उसका प्रभाव उस पर पूर्ण रूप से पड़ेगा। इसलिए पर्यावरण भी मानसिक मंदता का कारण हो सकता है। यदि बच्चे को अच्छा पर्यावरण नहीं दिया जाएगा तो वो हो सकता है मंद बुद्धि। तो ये सारे हैं मानसिक मंदता के कारण, यानी कि इन सब के कारण बालक मानसिक मंद बुद्धि हो सकता है। अगला हमें पढ़ना है मानसिक मंदता का वर्गीकरण, यानी कि जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा है कि इनको चार वर्गों में बांटा गया है, जैसा कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और
प्रोफाउंड। ये 4 प्रकार के होते हैं ना, तो हमने बस ये पढ़ा था अभी कि 4 प्रकार के होते हैं। तो अब पढ़ते हैं हम मानसिक मंद बालक या फिर माइल्ड बच्चे कैसे होते हैं। तो ये बच्चे सीखने में थोड़ी कठिनाई महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें अगर अच्छा मार्गदर्शन मिले तो ये सीख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये लोग पूरी तरह से मंद बुद्धि नहीं है, हल्का मंद बुद्धि है, यानी कि सामान्य बच्चों से थोड़ा सा कम इनके पास बुद्धि है। तो इसलिए इन्हें सिखाया जा सकता है। थोड़ा कठिनाई होगी सिखाने में, लेकिन अगर हम इन्हें सिखाने की कोशिश करें तो ये सीख सकते हैं माइल्ड बच्चे। अगला है मॉडरेट। तो मानसिक मंद बालक, इसे क्या बोलेंगे हम, मध्य स्तर के मंद बालक बोलेंगे। तो ऐसे बच्चों को अपने कार्य में स्वतंत्र रूप से कार्य करने में कठिनाई होती है। उन्हें दैनिक कार्यों में मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, यानी कि दैनिक कार्य जैसे ब्रश करना, मुंह धोना, कपड़े पहनना, बटन लगाना, ये सारे दैनिक कार्य है ना हमारे। तो इन दैनिक कार्यों को करने में भी इन्हें क्या होता है, कठिनाई का अनुभव होता है। लेकिन यदि हम इनको सिखाएंगे कि हाँ ऐसे हमें करना है, ऐसे ब्रश करना है, ऐसे बटन लगाना है, ऐसे कपड़े पहनना है, तो ये सारे कार्य को कर सकते हैं। लेकिन कैसे, किसी की मदद के द्वारा कर सकते हैं। अगर कोई सिखाए इन्हें तो अपने मन से नहीं कर सकते। अगला है सीवियर, यानी कि जो गंभीर रूप से मंद बालक हो। तो देखिए इस स्तर के बच्चों की मानसिक क्षमताएं बहुत कम होती है और इन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। यानी कि जो सीवियर बच्चे हैं, जो गंभीर रूप से मानसिक रूप से मंद है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, हमें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इन्हें विशेष देखभाल की जरूरत होती है, तभी कुछ सीख पाएंगे और कुछ कर पाएंगे। अगला है प्रोफाउंड, यानी कि अत्यधिक मानसिक मंदता, यानी कि ऐसे बच्चे किसी भी कार्य को स्वयं नहीं करते हैं, स्वयं करने में अक्षम होते हैं और इन्हें संपूर्ण जीवन के लिए देखभाल की आवश्यकता होती है। यानी कि इन बच्चों को हम सिखा नहीं सकते, ये पूरे जीवन काल इन्हें हमें क्या करना चाहिए, देखभाल करना पड़ता है। इसलिए इन्हें कुछ सिखाया नहीं जा सकता। अगर सिखाएंगे तभी भी ये नहीं सीख पाएंगे, इसलिए इनका जीवन भर हमें क्या करना पड़ता है, देखभाल। तो देखिए ये कुछ इमेज दिया गया है, चित्र, जो मानसिक मंद बालक बच्चे हैं और इन्हें किस माध्यम से सिखाया जा सकता है, खेल के माध्यम से, कुछ अलग गतिविधि करा करके इन्हें हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। अगर हम चाहें कि सामान्य बच्चों की भांति इन्हें भी हम बोले और ये सीख जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये कैसे बच्चे हैं, मानसिक मंद बालक हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि लब्धि भी कम है, ये जल्दी सीख नहीं पाते, सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इसलिए ऐसे बालकों को क्या करना चाहिए, खेल के द्वारा या फिर कोई विशेष गतिविधि के द्वारा इन्हें हम सिखा सकते हैं। जैसे कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं, देख के कुछ समझ आ ही रहा है कि हाँ ये मंद बालक बच्चे हैं और इन्हें कैसे सिखाया जा रहा है, खेल के माध्यम से। तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है कि मानसिक मंद बच्चों की शिक्षा, यानी कि उन्हें कैसे शिक्षित किया जा सकता है। क्योंकि अब मानसिक मंद बालकों को भी शिक्षा के लिए कई सारी योजनाएं चलाई गई हैं कि वो भी सामान्य बच्चों की तरह शिक्षित हो, अपने कार्य को स्वयं से कर सके, स्वयं से सीख सके। तो इनको किस प्रकार से सिखाया जा सकता है, किस प्रकार से इन्हें शिक्षित किया जा सकता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं एक एक करके। देखिए विशेष शिक्षा का महत्व है। विशेष शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, उनकी समाज में सहभागिता को प्रोत्साहित करना। मानसिक मंद बच्चों के लिए निम्नलिखित शिक्षा विधियां उपयुक्त मानी जाती है। यानी कि मानसिक मंद बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करना चाहिए, हमें महत्वपूर्ण विशेषता है, इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, समाज में अपने आप को स्थापित करने के लिए हमें इन्हें शिक्षित करना क्या होता है, आवश्यक होता है। यानी कि अगर हम इन्हें समाज में खड़े होने के काबिल या फिर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए सिखाना होगा, तो उसके लिए शिक्षा की आवश्यकता है। तो इन्हें किस प्रकार से शिक्षित किया जा सकता है, तो सबसे पहले व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा, यानी कि यह विशेष रूप से उन बच्चों के लिए तैयार किया जाता है जो सामान्य शिक्षा पद्धति का पालन नहीं कर सकते। यानी कि व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम किसके लिए किया जाता है, तो उन बच्चों के लिए जो सामान्य बच्चों से भिन्न है, यानी कि सामान्य बच्चों से उनकी बुद्धि लब्धि क्या है, कम है, निम्न स्तर की है, इसलिए उन्हें हम व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा शिक्षित कर सकते हैं। अगला है मल्टी सेंसरी शिक्षण,
यानी कि बच्चों को सिखाने के लिए श्रवण, दृश्य, स्पर्श और गंध का उपयोग किया जाता है ताकि वे बेहतर तरीके से जानकारी को समझ सके। मल्टी सेंसरी शिक्षण में क्या होता है कि बच्चों को दिखा करके कुछ चीजें, ठीक है, दृश्य सामग्री की मदद से, स्पर्श के द्वारा और श्रव्य साधनों के द्वारा कुछ सिखाया जा सकता है और क्या किया जा सकता है, उन्हें उनकी शिक्षा में उन्हें बेहतर जानकारियां प्रदान की जा सकती है। यानी कि ऐसे बालकों को कुछ दिखा करके, कुछ इमेज, कुछ चीजें जैसे कि प्रैक्टिकली कुछ चीजों को दिखा करके, कुछ चीजें सुना करके और अलग अलग गतिविधियां करा करके इन्हें क्या किया जा सकता है, शिक्षित किया जा सकता है। अगला है प्रयोगशाला शिक्षण, यानी कि प्रयोगशाला में वास्तविक जीवन से क्या करके, यानी कि इनके वास्तविक जीवन से कुछ रिलेटेड करके, यानी कि कुछ ऐसे चीजों को सिखाना जो इनके वास्तविक जीवन से संबंधित हो, तभी ये आप कुछ सीख सकते हैं और वास्तविक जीवन से क्या कर सकते हैं, तालमेल बैठा सकते हैं। अगला है अभिभावकों का प्रशिक्षण, यानी कि यदि अभिभावक प्रशिक्षित होंगे, उन्हें पता होगा कि हमें अपने बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाना है या फिर किस चीज की शिक्षा देनी है, क्योंकि उसकी बुद्धि लब्धि तो पहले से ही कम है और ऐसी स्थिति में हमें उन्हें विशेष शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। तो विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए अगर हमारे अंदर वो शिक्षा प्रदान करने की क्षमता होगी, योग्यता होगी, तभी तो हम विशेष शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अभिभावकों को भी क्या होना होगा, प्रशिक्षित होना होगा। उन्हें भी ये सीखना होगा कि हम अपने बच्चे को कैसे शिक्षा दें कि वो अपनी दैनिक कार्यों को कम से कम कर सके और वो कुछ समझ सके, शिक्षित हो सके। अगला टॉपिक है मानसिक मंदता में हस्तक्षेप एवं उपचार, यानी कि मानसिक मंदता का उपचार कैसे किया जा सकता है, चिकित्सा कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में। तो देखिए, मानसिक मंद बच्चों की शिक्षा और विकास में निम्नलिखित हस्तक्षेप और उपचार आवश्यक है, जैसे कि व्यवहार चिकित्सा, यानी कि ऐसे बच्चों के साथ हमें व्यवहार भी अच्छे से करना होगा ना, क्योंकि ये बच्चे तो पहले से ही मंदबुद्धि है और इनके साथ अगर हम उस प्रकार का व्यवहार ना करें तो कुछ ये सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। इसलिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, ऐसे बच्चों के साथ व्यवहार अलग प्रकार से करने की आवश्यकता होती है। तो देखिए, बच्चों में सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए व्यवहार चिकित्सा की आवश्यकता होती है, यानी कि इन्हें सकारात्मक व्यवहार चिकित्सा की आवश्यकता होती है ताकि हम इनके साथ अच्छा व्यवहार करें, कुछ ऐसे व्यवहार करें जिससे ये सीख सके। तो ऐसा व्यवहार करके हम इनका उपचार कर सकते हैं। बोलने और भाषा उपचार, यानी कि बच्चों की संचार क्षमता को सुधारने के लिए चिकित्सीय आवश्यकता होती है, यानी कि ठीक ढंग से बोल नहीं पाते हैं, हकला करके बोलना या फिर धीरे धीरे रुक रुक कर अटक अटक के बोलना, ये सारे लक्षण है मंदबुद्धि बालकों के। तो ऐसे में हम डॉक्टर से संपर्क करके क्या कर सकते हैं, इनका चिकित्सक की सहायता से इनका चिकित्सा करवा सकते हैं। अगला है शारीरिक चिकित्सा, यानी कि शारीरिक कमजोरी और अन्य शारीरिक गतिविधियों में सुधार के लिए यह उपचार महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे बालक जैसे कि अन्य गतिविधि को करने के लिए और शारीरिक रूप से जो कमजोरी है, दुर्बलता है, क्योंकि ये स्वयं से भोजन भी नहीं कर पाते टाइम से और इन्हें ज्यादातर मतलब अपने हेल्थ को लेकर के ज्यादातर प्रोटेक्टिव नहीं होते हैं, इसलिए इनमें शारीरिक चिकित्सा की भी आवश्यकता होती है। अगला है सामूहिक गतिविधियां, यानी कि समूह में यदि हम इनको कोई गतिविधि कराएंगे तो वो भी एक प्रकार की चिकित्सा की भांति ही इनमें क्या होगा, कार्य करेगा। ऐसे में बालक अच्छे से सीख भी पाएंगे और ज्यादा कुछ समझ पाएंगे। तो सामूहिक चिकित्सा के अनुसार, गतिविधियों के अनुसार भी हम इन्हें चिकित्सा कर सकते हैं। अगला है मानसिक मंद बच्चों की सामाजिक सहभागिता, यानी कि सामाजिक सहभागिता मानसिक मंद बच्चों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उनके अंदर आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए उन्हें समाज के अन्य बच्चों के साथ मिलजुल कर गतिविधियां कराने के लिए प्रेरित करना चाहिए। समाज में उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और सहानुभूति रखना
आवश्यक है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। यानी कि समाज की भी क्या होती है, एक प्रमुख सहभागिता होती है कि बालक को, मानसिक मंद बालकों को वो किस प्रकार से प्रशिक्षित करे, है ना। क्योंकि बच्चा समाज में अधिक समय बिताता है, चाहे विद्यालय या फिर अपने घर में, अपने परिवार में, अपने आसपास के लोगों के साथ ज्यादातर समय बिताएगा। तो उस समय जो समाज के लोग हैं उन्हें भी क्या करना चाहिए, मानसिक मंद बच्चों को अलग अलग गतिविधियां करवानी चाहिए, उन्हें बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उनसे कुछ पूछना चाहिए, उनसे कुछ सुनना चाहिए, ताकि वो भी क्या कर सके, उनका भी मानसिक विकास थोड़ा हो सके और उनमें सकारात्मक दृष्टिकोण से उनका विकास हो सके। ठीक है, तो ये सारी गतिविधियों के माध्यम से हम मानसिक मंद बालकों को क्या कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं और उन्हें हम शिक्षित कर सकते हैं। इन सारी, जैसे कि जो पीछे हमने जो कुछ भी पढ़ा है कि कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, मोड, माइल्ड, सीवियर, ये सब कुछ हम उनके प्रकार पढ़े हैं। इन सब में बच्चा कितना सीखता है, किस प्रकार से सीखता है, इनकी शिक्षण विधियां किस प्रकार से हो सकती है, या फिर कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिसके कारण मानसिक मंद बच्चे हो सकते हैं, इन सबको हमने पढ़ लिया है। अब हम निष्कर्ष पढ़ते हैं। कंक्लूजन, मानसिक मंदता बच्चों के जीवन में एक चुनौती है, लेकिन सही शिक्षा, उपचार और देखभाल के माध्यम से इन बच्चों का समुचित विकास संभव है। समाज और शिक्षा प्रणाली को मिलकर काम करना होगा ताकि मानसिक मंद बच्चों को समान अवसर और प्रोत्साहन मिले, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके और समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सके। ठीक है, यानी कि इन सब टॉपिक को पढ़ के हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि हम सबको, समाज में जो लोग भी हैं उन सबको, शिक्षकों को, माता पिता को ये ध्यान देना होगा कि हमारे अगर बच्चे मंद बुद्धि है, यानी कि सामान्य बुद्धि लब्धि से कम बुद्धि लब्धि वाले अगर हमारे बच्चे हैं तो उन्हें हमें किस प्रकार से प्रशिक्षित करना होगा, उनकी किस प्रकार से देखभाल करना होगा, किस प्रकार से उनका सामंजस्य समाज में करना होगा, उनको सामूहिक गतिविधियां कराना होगा, उनको आत्मनिर्भर करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, उनका जो सोच है सकारात्मक किस प्रकार से करना होगा। इसके लिए माता पिता को, शिक्षकों को और आसपास के जो लोग हैं उन लोगों को क्या होना होगा, प्रशिक्षित होना होगा, ताकि वो अपने बच्चे को, ऐसे बच्चों की पहचान कर सके, उनकी शिक्षा की व्यवस्था कर सके और उनको अपने दैनिक कार्य को करने के लिए क्या कर सके, शिक्षित कर सके। ये सब कुछ हो गया। आज हमने जो भी टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, उसको अच्छे से समझ करके हमें अब 10 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाई हूँ, बहुविकल्पीय एमसीक्यू क्वेश्चन, इसका हम उत्तर देते हैं। देखते हैं हमें इसमें से कितना उत्तर आ रहा है पीछे पढ़ने के अनुसार। तो देखिए स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, मानसिक मंदता का क्या अर्थ है। जैसा कि हमने अभी पीछे पढ़ा है कि मानसिक मंदता का अर्थ क्या होता है ना। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं हम, सामान्य से अधिक मानसिक विकास। ऑप्शन नंबर बी है सामान्य से कम मानसिक विकास। ऑप्शन नंबर सी है तेज सीखने की क्षमता। ऑप्शन नंबर डी है उच्च आईक्यू स्तर। तो इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा सामान्य से कम मानसिक विकास, क्योंकि हमने कई बार पीछे पढ़ लिया है कि अगर सामान्य से कम मानसिक विकास हुआ है तो उसे हम मानसिक मंद बालक कहते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सामान्य से कम मानसिक विकास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मानसिक मंद बच्चों की मुख्य विशेषताएं, यानी कि जो मानसिक मंद बच्चे हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। पीछे हम लोग विशेषताएं पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर देना एकदम आसान है। पहला ऑप्शन नंबर पहला क्या है, तीव्र सीखने की क्षमता। ऑप्शन नंबर बी है धीमी गति से सीखने की क्षमता। ऑप्शन नंबर सी है उच्च बुद्धिमत्ता स्तर। ऑप्शन नंबर डी है शारीरिक विकास में कमी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि मानसिक मंद बच्चों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है, तो धीमी गति से सीखने की क्षमता। क्योंकि ये बच्चे कैसे हैं,
तो सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बच्चों से इनकी बुद्धि लब्धि कम है, तो ये धीमी गति से सीखेंगे ना, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धीमी गति से सीखने की क्षमता। अब अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मानसिक मंदता की कितनी प्रमुख श्रेणियां हैं? तो जैसा कि अभी हमने श्रेणियों को पढ़ा था, तो बताइए इसका सही आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है 2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफेस, कुछ ऐसा करके, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 4 प्रकार के मानसिक मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। तो देखिए, मानसिक मंद बच्चों के लिए किस प्रकार का शिक्षा कार्यक्रम सबसे प्रमुख होता है? यानी कि मानसिक मंद बुद्धि जो बालक है, मानसिक मंद बुद्धि बालक, उनको किस शिक्षण विधि के माध्यम से हम अच्छे से सिखा सकते हैं, अच्छे से पढ़ा सकते हैं? तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर 1 है सामूहिक शिक्षा कार्यक्रम द्वारा, यानी कि अगर उन्हें समूह में हम शिक्षा देंगे तो क्या उस प्रकार से इन्हें अच्छे प्रकार से शिक्षा दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 है नियमित शिक्षा कार्यक्रम, यदि हम प्रत्येक दिन रोज रोज इन्हें शिक्षित करें, रोज रोज शिक्षा दें इन्हें, तो क्या ये शिक्षित हो सकते हैं? अगला है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, आईईपी के द्वारा, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा क्या इन्हें शिक्षित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी है ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम। तो ऐसे बच्चे क्या नाम है, ऑनलाइन तो सीख नहीं सकते, अगर रोज रोज हम इन्हें सिखाए रटवाए तभी भी नहीं सीख सकते, समूह में अगर हम रोज कार्य ही करवाए तो भी नहीं सीख सकते। इन्हें सबसे बेस्ट तरीका इन्हें सिखाने का क्या है? व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम इसलिए बोल रहा है क्योंकि मंदबुद्धि बालक भी तो 4 प्रकार के हैं ना। अब 4 प्रकार के जब मंदबुद्धि बालक है तो उनकी आवश्यकताएं भी अलग अलग होंगी, तो इसलिए इनको व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? शिक्षित कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानसिक मंदता का कारण नहीं है? यानी कि इन सब में से किस कारण से बच्चे मानसिक मंद नहीं हो सकते? तो सबसे पहले है अनुवांशिक कारक। ऑप्शन नंबर ए है क्या है? अनुवांशिक कारक। तो हमने पीछे पढ़ लिया कि अनुवांशिक कारक के वजह से बालक मंद बुद्धि हो सकते हैं, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी है मस्तिष्क की चोट। तो ये भी हमने पढ़ लिया है कि मस्तिष्क पे यदि चोट लग जाए तो बालक मंद बुद्धि हो सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन क्या है? उच्च शिक्षा। और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है गर्भावस्था के दौरान संक्रमण। तो हमने पढ़ा था कि गर्भावस्था के दौरान यदि कोई संक्रमण हो जाए, माँ को अगर पोषण की कमी हो जाए या किसी रोग से वो ग्रसित हो जाए, तो इस स्थिति में बालक मंद बुद्धि हो सकता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि निगेटिव पूछा है ना, नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन में एक यहाँ क्या है? नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षा। यदि हम किसी बच्चे को उच्च शिक्षा देंगे तो क्या वो मानसिक मंद बुद्धि बालक होगा? नहीं होगा ना, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षा। अगला क्वेश्चन है WHO के अनुसार मानसिक मंदता का प्रमुख लक्षण क्या होता है? जैसा कि हमने WHO के अनुसार मानसिक मंद बुद्धि बालकों का परिभाषा पढ़ा है और उनका लक्षण पढ़ा है, तो इसलिए इसका सही आंसर आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए है मांसपेशियों की कमजोरी, ऑप्शन नंबर बी है सोचने और समझने की क्षमता में कमी, ऑप्शन नंबर डी है अधिक वजन, ऑप्शन नंबर डी है तेज याददाश्त। तो बताइए WHO के अनुसार इसमें से मानसिक मंद बालक के लक्षण कौन सा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सोचने और समझने की क्षमता में कमी। यानी कि मानसिक मंद बुद्धि जो बालक होते हैं उनमें सोचने और समझने की ही तो क्षमता कम होती है ना, इसलिए तो मानसिक मंद बुद्धि बालक है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सोचने और समझने की क्षमता में कमी। अगला क्वेश्चन है मानसिक मंद बच्चों को सामाजिक कौशल सिखाने के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी होती है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए है समूह गतिविधियां, ऑप्शन नंबर बी है
केवल सैद्धांतिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी है अकेले पढ़ाई करना, ऑप्शन नंबर डी है कंप्यूटर गेम खिलाना। तो इसका सही आंसर बताइए। तो देखिए जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जिसमें केवल आए वो पहले ही गलत है, यानी कि केवल सैद्धांतिक शिक्षा गलत है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि मानसिक मंद बच्चों की सामाजिक कौशल सिखाने के लिए कौन सी गतिविधि उपयुक्त है। सामाजिक कौशल सिखाने के लिए हमें समूह में ही तो गतिविधि कराना होगा, क्योंकि समूह को ही तो समाज बोलते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सामूहिक गतिविधियां। अकेले अगर पढ़ाया जाए तो क्या हो उसमें सामाजिक कौशल विकसित होगा, नहीं ना, अकेले तो समाज बनता नहीं है, इसलिए अकेले पढ़ाना सामाजिक गतिविधियों का कौशल नहीं हो सकता। कंप्यूटर गेम खिला करके भी हम समाज से जोड़ नहीं सकते बच्चे को, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कि सामूहिक गतिविधियों के द्वारा हम बच्चों में सामाजिक कौशलों को सिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मानसिक मंदता का कौन सा स्तर सबसे गंभीर स्तर होता है। तो हमने पढ़ा है कि माइल्ड, ऑप्शन नंबर ए है माइल्ड, ऑप्शन नंबर बी है मॉडरेट, ऑप्शन नंबर सी है सीवियर और ऑप्शन नंबर डी है प्रोफाउंड। तो सबसे ज्यादा गंभीर स्तर इसमें से कौन सा माना जाता है, इसको हम पढ़ चुके हैं, इसलिए इसका आंसर देना सब बहुत इजी है। बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोफाउंड, यानी कि प्रोफाउंड जो बच्चे हैं उनको हम सबसे ज्यादा गंभीर मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानसिक मंदता से ग्रसित बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता कैसी होती है, यानी कि क्या वो निर्णय ले सकते हैं, अगर ले सकते हैं तो उनकी क्षमता क्या है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए है उच्च, ऑप्शन नंबर बी है सामान्य, ऑप्शन नंबर सी है सीमित या कमजोर, ऑप्शन नंबर डी है तुरंत निर्णय लेने में सक्षम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीमित या कमजोर, यानी कि ऐसे बच्चे या तो निर्णय ले नहीं पाएंगे, अगर निर्णय ले भी रहे हैं तो बहुत कम, ठीक है, कमजोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है मानसिक मंद बच्चों की भाषा और संचार कौशल को सुधारने के लिए कौन सी चिकित्सा सहायक होती है। जैसा कि अभी हम लोगों ने चिकित्सा के बारे में पढ़ा है कि कौन कौन सी चिकित्सा की मदद से मानसिक मंद बुद्धि बालकों का उपचार किया जा सकता है, तो उसके अनुसार ये आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है व्यवहार चिकित्सा, ऑप्शन नंबर बी है शारीरिक चिकित्सा, ऑप्शन नंबर सी है बोलने और भाषा उपचार, ऑप्शन नंबर डी है दवाइयों का सेवन। तो भाषा और संचार के लिए बोलना और भाषा उपचार ही तो होगा ना, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बोलने और भाषा उपचार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो कुछ भी आज पढ़ाया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जो कोर्स कर रहे हैं आईडीडी का उसमें ज्यादातर ऐसे ही बच्चों के लिए हमें पढ़ना है। तो अगर ये हम वीडियो पढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्प होगा, इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए, और जो लोग इस वीडियो से नहीं जुड़े हैं उनको शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी कुछ शिक्षित हो सके, उन लोग को भी मानसिक मंद बालकों के बारे में कुछ पता हो जाए, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे।